आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुरी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहलगाम में सयाहों की जबरदस्त कमी देखी जा रही है। सयाहों की कमी से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। लोगों को माली तंगी की सख्त परेशानी है। सरकारी इंतजामिया से तवज्जो की अपील की गई है। पहलगाम कश्मीर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक इन दिनों सयाहों की कमी का सामना कर रहा है। इस गिरावट का असर मकामी कारोबार पर भी पड़ रहा है, जिसमें होटल, रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट सर्विस और छोटे कारोबार शामिल हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए सयाह पर काफी हद तक मुनहसिर हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मंदी के पीछे मौसमी बदलाव, हाल के हादसे और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जैसी कई वजहें हो सकती हैं, जिसके चलते मकामी लोगों को माली दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लोग और व्यवसाय अब जम्मू कश्मीर सरकार की ओर देख रहे हैं ताकि सियाहत को फिर से बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सकें। आपको बता दें कि वादी में सियाहत की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। वहीं मकामी लोगों को भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब मकामी लोगों ने सरकार इंतजामिया से तवज्जो की अपील की है। लेकिन जो हमारा एमएलए साहब है वो बिल्कुल इस तरफ नहीं है। एज लोकल, एज स्टेक होल्डर्स, एज हम यहाँ के रहने वाले, हम खुद कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 सालों में। जब हमें यहाँ पे जो डिबाकल हुआ, जब हमें लास्ट टाइम जो हालात यहाँ रहे 22 अप्रैल के बाद, आपने खुद देखा, ज़माने ने खुद देखा, सिस्टम ने खुद देखा, हम खुद निकल आए, हमने खुद मेहनत की। लेकिन जो सरकार की तरफ से, इस मौजूदा सरकार की तरफ से अगर हम कहेंगे कि इन्होंने कोई भी तवज्जो इस पहलगाम की तरफ नहीं दी। जब हुकूमत तवज्जो किसी इलाके की तरफ देती है, जब हुकूमत खुद चीज़ों को एक्टिव या चीज़ों को फाल करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं। जब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें इनकी जो सरद महरी है वो मायूस कुन है। हम भी बड़ी मायूसी इससे फील करते हैं। और ये जो सरकार है, इन्हें इस तरह से पहलगाम को नहीं छोड़ना चाहिए था, जैसे हमारे साथ सोतेली माँ का सलूक किया जाता। और इसमें दो राय नहीं, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और बड़े वसूख के साथ कहता हूँ और जिम्मेदारी के साथ ये बयान देता हूँ। ये मौजूदा सरकार जो है, इनको पहलगाम, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है कि इनकी सेकंड ये प्रेफरेंस पहलगाम या थर्ड प्रेफरेंस है। और वहीं ईद और नवरात्र को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में इंतजामिया की तरफ से डोडा में भी मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई है, जिसमें टीम ने खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी चेक की और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है। वहीं लोगों को बेहतर और मेयारी खाना फराहम किया जाए। ईद का फेस्टिवल भी आने वाला है और नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं 2-3 दिन के बाद। और आज हमने यहाँ गुंदोबलेसा दौरा किया मार्केट का। यहाँ पे कुछ रॉटन वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट पाए गए, उनको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। कई शॉप्स पे एक्सपायरी चेक की गई, एक्सपायरी स्टॉक था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। और दुकानदारों को, चिकन शॉप्स वालों को हमने सख्त हदायत दी कि रेट का खासकर ध्यान रखें और एक्सपायरी ना रखें। जी, आम इंसान को अगर सही मायने में देखा जाए तो आम इंसान को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। लेकिन दुकानदार, शॉपकीपर्स वगैरह को हमने सख्त हदायत दी कि एक्सपायरी आपने रखनी नहीं है, बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दो या वापस कर दो, उसको दुकान पे बिल्कुल रखनी नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबिक असेंबली स्पीकर वली मोहम्मद ईटू की 32वीं बरसी पर उन्हें खराजे अकीदत पेश की। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने उनके किरदार को याद करते हुए उन्हें एक अहम सियासी शख्सियत बताया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत में अहम किरदार अदा किया। बता दें कि वली मोहम्मद ईटू की 18 मार्च 1994 को जम्मू में नामालूम बंदूकदार के जरिए कत्ल कर दिया गया था। उनकी याद में मुनाकिद प्रोग्राम में कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईटू समेत कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर सकीना ईटू ने कहा कि वो वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है और उसी डेडिकेशन के साथ लोगों की खिदमत करती रहेंगी। मरहूम शहीद वली मोहम्मद ईटू साहब को आज इस दुनिया फानी से गए हुए लगभग 32 साल हो गए, लेकिन 32 साल के बाद भी आज लोग उनको याद करते हैं और लोग उनको अपने दिलों में उनकी इज्जत रखते हैं। वो हर इस बरसी पे साबित होता है कि जब नूराबाद के लोग, खासकर जहाँ वो एज एमएलए रहे, एज मिनिस्टर रहे, और नूराबाद के डेवलपमेंट में उनका जो रोल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन सेक्टर हो या बाकी
जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पावर डिपार्टमेंट हो, जितना उन्होंने काम किया है, कम टाइम मिला है उनको एज एमएलए, एज मिनिस्टर, लेकिन जितना उन्होंने उस कम टाइम में भी काम किया है, आज यहाँ के लोग उस काम को याद करते हैं और अपने लीडर को हमेशा वो उनके दिलों में इज्जत है और हमेशा उनका दुख है कि आज मरहूम इतो साहब जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। आप जी मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें कि इस वक्त हम सब जिला की सरजमीन पे है, डीएचपुरा में है, और आपको बता दें कि आज 18 मार्च है और आज से 32 साल पहले यहाँ के एक कदावर लीडर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक स्पीकर और इस वक्त मौजूदा सरकार में जो काबीना वजीर है सकीना इत्तू, उनके वालिद मरहूम वली मोहम्मद इत्तू को जो है जम्मू में शहीद किया गया। और तब से लेके आज तक जो है, आज ही के दिन जो है उनकी बरसी जो है उनके आबाई गांव डीएचपुरा में जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती है। और आपको बता दें कि जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के साथ साथ वली मोहम्मद इत्तू के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। आपको बता दें कि आज जो है इस मौके पर नायब वजीर आला यूटी जम्मू कश्मीर सुरिंदर चौधरी सिंह के साथ साथ जो दीगर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो अपने उस कदावर लीडर को जो है खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। इस मौके पर उनकी साहबजादी सकीना इत्तू ने क्या कुछ कहा है, आइए आप तक पहुंचाते हैं। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बने रहिएगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि माहौलियाती एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई एक मस्तबत कदम है। उन्होंने अदलिया पर पूरा यकीन जाहिर किया और उम्मीद जताई कि एमएलए महराज मलिक भी जल्द रिहा होंगे। उनको छोड़ा गया और हम उस समय भी कहते थे, हमारी लीडरशिप ने भी उसमें कहा था उसके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। एक आदमी पे आपने खाम का एक्ट लगा दी है और उसको अंदर कर दिया। वो कौन था? वो एक आम आदमी था, सोशल वर्कर था जो इन्वायरमेंट पे बात रखता था। तो आज हमें फख्र है अपनी जुडिशरी पे, देश की जुडिशरी पे, जिसने सही फैसला लिया और उसको छोड़ा। हमें भरोसा है कि जुडिशरी वहाँ भी अपना फैसला लेगी और जल्दी फैसला लेगी और इंसाफ होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। मशहूर डोगरी राइटर ठाकुर खजूर सिंह को साहित्य अकेडमी ने अवार्ड देने का ऐलान किया है। इस खबर से इलाके और परिवार में खुशी की लहर है, साथ ही पूरा डोगरी समाज इससे बेहद खुश है। इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए डोगरी राइटर ठाकुर खजूर सिंह ने कहा कि ये पूरे डोगरा समाज के लिए फख्र की बात है। इस हौसला अफजाई से नई नस्ल डोगरी जबान की तरफ मुतवज्जा होगी। असल च मान सम्मान कोई काम शुरू करता है, करता है तो वो ये सोच कर नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा, इसके करने का फल क्या मिलेगा, मगर वो फिर निरंतर काम करता रहता है। उसका फर्ज है, कर्तव्य है कि वो कर्म करता रहे। तो जब उसको मान सम्मान मिलता है, वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, तो उसको और भी ज्यादा इंस्पायर करती है उस फील्ड में काम करने के लिए। तो इस तरीके से मैं भी कर रहा था। तो साहित्य अकेडमी ने मुझे इसके लिए शाबाशी दी, मुझे उत्साहित किया, मुझे प्रेरित किया आगे और काम करने के लिए। जे अवार्ड देकर, जे साहित्य पुरस्कार देकर मेरी किताब को, तो मैं सोच रहा हूं कि आगे मैं अगर सही रहा, परमात्मा ने ठीक रहा, तंदुरुस्त रहा, तो मैं ये काम लगातार इसी तरह से करता रहूंगा और कोशिश करूंगा इससे भी ज्यादा करने की। ये 8th शेड्यूल में आने से ही भाषा को मान सम्मान तो मिला है, मगर सिर्फ मान सम्मान प्राप्त करने से ही कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरी डोगरा कौम को, पूरे डोगरा समाज को, पूरे डोगरा जितना भी हमारा इलाका है, इसको सभी को ये सोचना है, गहराई से सोचना है कि हमारी भाषा को जो ठेस पहुंच रही है, जो लोग इसको मतलब क्या मैं कहता हूँ साजिशों के इस अदारे में जो आ रही है, लोग साजिशें रच रहे हैं और दूसरे जो डोगरी के अंगेस्ट लोग काम कर रहे हैं, हमें उनसे बचना है। इसके लिए 8th शेड्यूल में आने से हमारे साहित्यकारों को, कलाकारों को भी और भी ज्यादा इसमें उसका हौसला अफजाई होगी और वो और ज्यादा काम करेंगे। मगर इससे जो हमारे जूनियर हैं, जो दूसरे पीछे लोग, आने वाली जनरेशन है, वो हमारे अवार्ड को देखकर या हमारा मान सम्मान देखकर मुझे लगता है कि वो भी कोशिश करेंगे कि हमें भी इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और अपनी भाषा को बचाना चाहिए। डोगरी लिटरेचर की अगर बात करें, डोगरी साहित्य की, तो डोगरी साहित्य लोगों को भ्रांतियां हैं, लोगों को पूरी बात पता नहीं है, रिसर्च भी कम हुई है, इसलिए भ्रांतियां हैं। डोगरी का लिटरेचर जो है
ठीक 9वीं 10वीं सदी से लिखा जा रहा है। 9वीं 10वीं, आज से 1000 साल पहले। जैसे बाकी दूसरी भाषाओं में लिखा जा रहा, डोगरी में भी लिखा जा रहा है। और उसके पहले कभी आज रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि उनके पहले कभी, हो सकता है उनसे भी पीछे जाए बात, लेकिन वो 9वीं 10वीं सदी के चिरंगी नाथ हैं। चिरंगी नाथ ने नाथवानियां लिखी हैं, नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर हिंदी में भी सबसे पुराना है, उससे पहले का है सिद्ध साहित्य। तो इसलिए हमें फक्र करना चाहिए अपनी भाषा पर, जो कि हम दूसरे लोगों से कुछ बातें सुन के, गलत बातें सुन के उनका अनुसरण करने लगते हैं, उनको सच मानने लगते हैं। वो सच नहीं है। सच ये है कि हमारी भाषा बहुत ही पुरानी और बहुत ही समृद्ध भाषा है, जिसे डोगरी कहते हैं। नई जनरेशन के लिए खास करके मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा लिटरेचर जो है, हमारी भाषा जो है, हमारा इतिहास जो है, बहुत ही समृद्ध है। ये पूर्ण भगत जिसको हम बोलते हैं, जो वही चिरंगी नाथ हैं, राजा सलमान के बेटे, वो डोगरा थे। उन्होंने डोगरी में लिखा है, नाथपानी डोगरी में आज तक लिखी जा रही हैं और भी लिखे। और भाषा, जैसा कि सीधी सी बात है कि भाषा जब तक बोली नहीं जाएगी उसे बचाया नहीं जा सकता। और हमारे घरों में जो फैशन चल पड़ा है, अब तो खैर काफ़ी जागृति आई है, बहुत से परिवारों में या स्कूलों में भी ये डोगरी बोली जा रही है, बच्चे भी बोलते हैं। लेकिन अभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम थोड़े भ्रांतियों में फंस चुके हैं, हम मुगालतों में फंस चुके हैं। उनको दूर करना है और हमें अपने आप पे फख्र करना है। हीरानगर के अलग अलग पंचायतों और ट्रेड एसोसिएशन के नुमाइंदों का एक शिष्टमंडल एमएलए एडवोकेट विजय शर्मा की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां उन्होंने डीसी कठुआ राजेश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इलाके के एक अहम मजहबी मकामात के मैनेजमेंट को लेकर अपनी परेशानियां सामने रखी। नुमाइंदों ने बताया कि इलाके में एक तारीखी किले के अंदर काली माता मंदिर मौजूद है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मंदिर की देखरेख एक ही शख्स के जरिए की जा रही है, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियल कमेटी नहीं बनाई गई है। नुमाइंदों ने ये भी परेशानी जाहिर कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे का कोई ऑडिट नहीं हो रहा है और ये साफ नहीं है कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मांग की है कि इस पूरे मामले की शफाफियत से जांच की जाए और मंदिर के मैनेजमेंट को अपने अंदर लेकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नाफिज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के डेवलपमेंट और अकीदतमंदों के लिए बेहतर सहूलत फराहम करने की मांग की है। डीसी कठुआ ने डेलीगेशन की बातों को ध्यान से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल एमएलए साहब की चेयरमैनशिप च असें डीसी साहब कन्नै मुलाकात की है रिगार्डिंग कि साढ़ा उत्थै जसमेतगढ़ किला है, इत्थै मंदिर है बड़ा प्राचीन काली माता का, उत्थै बड़ी मिसएप्रोप्रिएशन होंदी है। एक सिंगल हैंड इक्कै बंदा उसी यूटिलाइज करता, जिन्ने भी फंड्स आते हैं डिवेलपमेंट वास्ते कोई पैसा खर्च नहीं होआ दा, सिर्फ एक आदमी उसी यूटिलाइज करा दा है। अस डी साहब गी मिले अज, अस चाहते हैं कि सारा पैसा जेह्ड़ा कट्ठा होइए ते उत्थै डिवेलपमेंट वास्ते लग्गे। एमएलए साहब भी असें बोलिया, एह् बेचारे आए साढ़े कन्नै, सारे सरपंच लंबड़दार, अस अपने व्यापार मंडल के प्रेजिडेंट सारे आए, तो फिर अस डी साहब की रिक्वेस्ट की एह्दी बाज़ाब्ता कमेटी बनाई जा जिहदा कंट्रोल गौरमेंट का होवे, एडमिनिस्ट्रेशन का होवे, तो फंड उत्थै गै यूटिलाइज होन उस्सै परपज आस्तै। तो उन्हें सानू ये अश्योरेंस दी है कि अस जल्दी एह्दी कमेटी बनागे और एह्दे पर गौर करके। एक्चुअली हमारा जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी या जितना भी क्षेत्र है ना, हमारे क्षेत्र में एक हीरानगर के पास एक जसमेतगढ़ फोर्ट है, किला है। किले के मंदिर एक प्राचीन मंदिर है काली माता का, उसकी बड़ी मान्यता है, लोगों की श्रद्धा उसके प्रति बहुत ज़्यादा है और पूरे साल भर जो वहाँ श्रद्धालु वहाँ अपना माथा टेकने जाते हैं और नवरात्रों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अब क्या है कि कोई भी किला जो कोई भी मंदिर है, मोस्टली ये देखना आता है बहुत सारे जगह पर एक दो निजी होते हैं, जब कमेटी होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कोई उसका फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि एक पैसा जो चर्चा होती है उसका दुरुपयोग की संभावना जो है वो 100% होती है। तो लोगों के मन में भी था कि इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा स्थान है और वहाँ पर 25-30 साल से एक पर्टिकुलर आदमी जो पास के गांव का रहने वाला है वहाँ पर वो रहते हैं और सारे का सारा फाइनेंशियल को तो उसके हाथ में। कमेटी बनाई है या नहीं किसी को नहीं पता, कभी उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ, किसी को बताया नहीं गया,
लाखों के हिसाब से उसकी छत में 25-30 साल से बैठा है। मैं तो समझता हूँ अभी तक करोड़ों रुपए का वहाँ का जो पैसा है वो कहाँ गया, कहाँ खर्च किया, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वहीं उधमपुर के घड़े इलाके में आज हायर सेकेंडरी स्कूल में सीआरपीएफ 137 बटालियन की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नशे के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें उधमपुर वेस्ट के विधायक पवन कुमार गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। वहीं प्रोग्राम के दौरान स्कूली तलबा को नशे से होने वाले नुकसानात के तय बेदारी फैलाई गई और नशे से दूर रहकर समाज में अपना एक बेहतरीन ताउन देने की अपील की है। वहीं विधायक पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि नशा आज के वक्त में हमारे मुल्क के लिए एक लानत बनता जा रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए लोगों को भी होना पड़ेगा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे सीआरपीएफ जो हमारी एक प्रीमियर एजेंसी है, उन्होंने हर साल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले साल उन्होंने उधमपुर में किया था। मैं हमारे कमांडेंट जो हैं श्री मनोज सिकन जी, इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज एक ऐसी जगह पे किया, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर बच्चों की काफ़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आजकल नशा जो है वो जिस तेज़ी से फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो भरपूर प्रयास कर रही है। कुलगाम जिले के वुरचुरसू इलाके में 182 बटालियन सीआरपीएफ की ओर से एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंप का मकसद लोगों को उनके घर के पास ही बुनियादी हेल्थ सहूलत फराहम करना था ताकि उन्हें वक्त पर इलाज मिल सके। इस दौरान वुरचुरसू और आसपास के इलाके से 300 से ज़्यादा मरीज कैंप में पहुंचे और एक्सपीरियंस डॉक्टरों से मुफ्त सलाह ली है। मरीजों को ज़रूरी दवाइयाँ भी मुफ्त में दी गई, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। लोगों ने इस पहल की तारीफ करते हुए सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के कैंप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। सीआरपीएफ अफसरान ने बताया कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की भलाई के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। 82 के बटालियन ने यहाँ पे मेडिकल कैंप खोला है, ये बहुत अच्छी बात है। ये खास तौर पर गरीबों के लिए है कि ऐसे कैंप्स होने चाहिए गाँव में, दूर दराज के इलाकों में होने चाहिए। बहुत मदद मिल रहा है क्योंकि गरीबों के पास पैसा भी नहीं होता है, ऐसे कैंप्स होने चाहिए। चेकअप भी फ्री में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। वो क्या आजकल तो फैशन बन गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, क्या उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम इस कैंप में आए ताकि ये महीने में होने चाहिए ऐसे कैंप्स। तो आज यहाँ हमारे गाँव में ये सीआरपीएफ 182 बटालियन ने मेडिकल कैंप इनेकाद किया है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे ये लोग अच्छी तरह से पेशेंटों को देख रहे हैं। में नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है 182 बटालियन सीआरपीएफ ने। आगे भी होने चाहिए ऐसे ही मेडिकल कैंप्स, बिल्कुल होने चाहिए। लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। रमज़ान का मुबारक महीना तेज़ी से गुजर रहा है और अब ये माह मुबारक अपने आखिरी मरहले में है। इस दौरान बहुत से लोगों ने इस रमज़ान से फ़ायदा उठाया। इस दौरान कुछ बच्चों ने रमज़ान के मुबारक महीने में अपने आप को कैलीग्राफी में मशरूफ़ रखा। वादी में कैलीग्राफी का रुझान नौजवानों में तेज़ी से बढ़ रहा है। इस दौरान श्रीनगर के मलिक मुख्तार नौजवान कैलीग्राफर है जो बच्चों को कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। यहाँ पर कैलीग्राफी सीखने वाले बच्चों ने खुशी का इजहार किया। सबसे बड़े जो खतात थे वो याकूत अल-मुस्तासिमी थे। उनका एक कौल भी है, याकूत अल-मुस्तासिमी अल-खत्तु हंदसतुर रूहानिय्या ज़हरत बिआलतिन जिस्मानिय्या तक़वा बिल अदमान व तज़ाफ़ु बित तरक। काफ़ी सारी हदीसें हैं। आजकल कैलीग्राफी के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं। लोग कहते हैं शायद कैलीग्राफी का नाम है लिखना। लिखना तो है ही कैलीग्राफी का नाम, लेकिन ये हमारे मज़हब का सबसे बड़ा एक अहम रहा है, ये हिस्सा हमारे मज़हब में। लेकिन आजकल लोगों ने इसको पसे पुश्त डाल दिया है। तो हम यहाँ मुख्तार सर के साथ इन्होंने हमें कैलीग्राफी के बारे में समझाया, सिखाया, बहुत सारा हमने सीखा। मुझे आज 1.5 से 2 साल हो गए इस फ़न को सीखते सीखते। पहले मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कैलीग्राफी क्या होती है। मैं नॉर्मल पेंसिल से लिखता था, मार्कर से। मैं सोचता था शायद कैलीग्राफी उसको कहते हैं बस इंसान को अच्छा लिखना आया तो वो। बाद में जब मुझे मुख्तार सर मिले और इन्होंने मुझे कहा कि इसको बाकायदा रूल के हिसाब से लिखा जाता है, आप और इसमें मेहनत करो। फिर मुख्तार सर ने मुझे ऑनलाइन पढ़ाया, मुझे बहुत गाइड किया। आज जिस मकाम पे मैं हूँ वो सिर्फ मुख्तार सर की वजह से हूँ, वरना मैं इस रास्ते को शायद इख्तियार नहीं करता।
मैंने बहुत सारी कैलीग्राफी सीखी, जैसे कि मैंने अरबिक सीखी, इंग्लिश सीखी, गॉथिक सीखी, और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया विद इन डेज़। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं मुख्तार सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इसमें मुझे सपोर्ट किया और मुझे जो है कैलीग्राफी जो मेरी हॉबी थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। रमज़ान में हम जैसे कि बहुत सारा स्पेंड इसके साथ टाइम कर सकते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, तो अगर हम कुरान भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है बहुत सारा जिसको डिप्रेशन होता है वो इससे निकल सकता है जब वो कैलीग्राफी, इसमें फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हमारी पेशेंस इसमें बढ़ती है। देखिए सर, जो कैलीग्राफी है वो एक आम आर्ट नहीं है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है और बहुत ज़्यादा दिल लगा कर काम करता है, क्योंकि इंसान को अलग ही वो चाहत होती है कि मैं ये करूँ, नहीं मैं ये करूँ। और सबसे बड़ी चीज़, इससे हमारा स्क्रीन टाइम जो होता है वो रिड्यूस होता है। जो हम जब बोर होते हैं घर पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारे पास मतलब कैलीग्राफी जैसा आर्ट हो तो हम सिर्फ फ़ोन पे मतलब महताज नहीं रहते। हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम किस पे देते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम मतलब सीखते हैं, हम चाहते हैं कि हम सीखें, नहीं हम सीखें, हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलीग्राफी पर ही फोकस करते हैं। मतलब हम इससे क्या होता है ना कि आवारागर्दी करने से भी बच जाता है इंसान, क्योंकि जब दिल का सुकून किसी और चीज़ में हो तो आवारागर्दी करने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल अच्छा महीना है। इस दिन जो भी इबादत करते हैं उसका दर्जा भी ज़्यादा है, साथ ही साथ बच्चे जो लिखने के साथ वहाँ माह रमज़ान से वाबस्ता रहते हैं तो इनको एक सुकून मिलता है इससे, और सरगर्मी इसके साथ वो टाइम भी अच्छे तरीके से बीतता है। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ माह रमज़ान में ही ये आर्ट सिखाता नहीं हूँ, गैर रमज़ान में भी मैं सिखाता रहता हूँ। कोई भी फन हो, ये सिर्फ अरबी कैलीग्राफी नहीं, इंग्लिश कैलीग्राफी भी मैं सिखाता हूँ। साथ ही साथ जो दूसरे ममालिक की ज़बान है, स्पेनिश हो, चाइनीज़ हो, कोई भी ज़बान हो, मैं सिखाता हूँ। इसके साथ साथ बच्चों की जो लिखाई है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है उसको नए तरीके से जिंदा और जावेद करने का मैंने बेड़ा उठाया। इंशाल्लाह इसमें मैं बहुत हद तक कामयाबी हुआ हूँ। फिलहाल इस फोटो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।